डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अंतिम पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में पेपर MLS मास्टर पेपर 104 के बारे में आज पूरे विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें कि उस पेपर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। ML2 104 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, जिसमें उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट, कितने सेक्शंस हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने पार्ट्स में बुक है, उसकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड की जाएगी। तो आज हम पेपर 104 का ओवरव्यू करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं पेपर 101 में सूचना प्रौद्योगिकी। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड एंड अरेंज डेटा। जो डेटा होता है उसका एक अरेंज या प्रोसेस्ड फॉर्म को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो कि किसी के लिए यूज़फुल हो। एंड कम्युनिकेशन से क्या, जब हम किसी से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र जिसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। और उसी कम्युनिकेशन के लिए जब हम इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजी या जिस माध्यम का उपयोग होता है उसे टेक्नोलॉजीज़ कहा जाता है। जैसे कि हम अभी वीडियो लेक्चर्स के द्वारा हम इस चीज़ को आपके थ्रू पहुंचा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसे हम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हो गई है। तो हम इसकी बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है, और इसे सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के रूप में जाना जाता है। तो आइए हम आगे बात करते हैं। इसी में स्ट्रक्चर क्या है, पेपर ML2 104 का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके स्ट्रक्चर पे हम एक नज़र डालते हैं। तो देखिए कि ये दो पार्ट्स, मतलब दो बुक्स के रूप में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में है। और हर पार्ट में, जैसे पार्ट 1 में ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 आता है, एंड ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 पार्ट 2 में आता है। वैसे ही 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, हमने जैसे अभी बात की कि 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है और 16 यूनिट्स है। तो इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं कि ब्लॉक्स कौन कौन से। 4 ब्लॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ब्लॉक पार्ट 1 में जो आता है, डेटाबेस डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमें डेटाबेस डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारी, जो डेटाबेस आप पढ़ते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा हम ब्लॉक देखें, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। इस ब्लॉक में वो यूनिट्स आएगी जिसमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन कैसे किया जाता है, कंप्यूटराइजेशन क्या है, उन सारी डिटेल्स के बारे में आपको एक जानकारी प्राप्त होगी। ऐसे ही हम ब्लॉक पार्ट 2 की बात करते हैं। ब्लॉक 3 में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसमें वो सारी यूनिट्स हैं, या इस ब्लॉक में वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी जो कि लाइब्रेरी में जो सर्विसेज दी जाती है, इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग DDS या करंट अवेयरनेस सर्विस, उनके बारे में आपको एक विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी। ऐसे हम ब्लॉक 4 की बात करते हैं, इंटरनेट रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। इंटरनेट रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और इंटरनेट के द्वारा जो सर्विसेज दी जाती है वो कौन कौन से, उसके बारे में आप इस यूनिट में पढ़ेंगे, इस ब्लॉक में उसके बारे में चर्चा होगी। तो आइए हम पार्ट 1 के ब्लॉक 1 के बारे में पढ़ते हैं। ब्लॉक 1, डेटाबेस डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट। क्या है डेटाबेस डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट? क्या है डेटाबेस के डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है। तो उसमें हम फर्स्ट चीज़ यही है कि डेटाबेस का डिज़ाइन किस तरीके से होता है, मैनेजमेंट, उसे मैनेज कैसे किया जाता है। तो उसके बारे में इसमें 3 यूनिट्स दी गई है, 4 यूनिट्स। तो हम उसमें यूनिट 1 की चर्चा करते हैं, जो कि ब्लॉक 1 में यूनिट 1 है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस की डेफिनेशंस, डेटाबेस अप्रोचेस, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस या डेटाबेस आर्किटेक्चर, डेटाबेस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। ये इस यूनिट्स के मेन कॉन्सेप्ट हैं जिन पर इस यूनिट 1 में चर्चा की जाएगी। हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस एक समूह होता है, बहुत सारे डेटा जो है उनको एक अरेंज फॉर्म में किसी पर्टिकुलर जगह या किसी सॉफ्टवेयर में रखना, उसे डेटाबेस कहते हैं। मतलब स्टोरेज ऑफ जो डिफरेंट डेटाज है उनको एक जगह स्टोर करना डेटाबेस कहलाता है। डेटा का मैनेजमेंट, या आप ये भी कह सकते हैं
डेटा का मैनेजमेंट डेटाबेस होता है, उसी को हम उसकी कॉन्सेप्ट क्या है एंड कंपोनेंट्स। तो डेटाबेस के मोस्टली कंपोनेंट्स आते हैं फील्ड्स, लेवल्स, और इन चीज़ों में उसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डेटाबेस के अप्रोचेस, किस तरह से डेटाबेस को अप्रोच किया जाता है कि हमें ये डेटाबेस चाहिए, इसमें ये चीज़ें चाहिए, उनके बारे में आपको जो जानकारी प्राप्त होगी इस यूनिट में आपको बताया जाएगा कि डेटाबेस में सर्चिंग अप्रोचेस क्या है, या उसका जो क्रिएट करने के अप्रोचेस क्या है, उसमें जो भी फील्ड स्टोरेज करने के अप्रोचेस क्या है, उनके बारे में आपको पता चलेगा। टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, डेटाबेसेस कौन कौन से प्रकार के होते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं या हायरार्चिकल डेटाबेसेस होते हैं, फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस होते हैं, बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस होते हैं। तो डेटाबेस किस किस तरह के हैं और उनके बारे में, कौन से डेटाबेस का किस तरह से उपयोग किया जाता है, उसके बारे में इस यूनिट में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। आपको इस यूनिट में उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि डेटाबेस, हर तरह के डेटाबेस का किस तरह से क्या काम है। तो उसमें बात करेंगे डेटाबेस क्या है, वन टू वन, उन डेटाबेस की रिलेशनशिप क्या है, उसका डेटाबेस आर्किटेक्चर में आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि रिलेशन क्या है, वन टू मैनी है या मैनी टू वन है। तो डेटाबेसेस की रिलेशन की, डेटा एक डेटा से बहुत सारे डेटा को कनेक्ट कर रहे हैं, या बहुत सारे डेटा से एक डेटा को कनेक्ट कर रहे हैं, या बहुत सारे डेटा से बहुत सारे डेटा को कनेक्ट करके डेटाबेस बना। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर में आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, जैसे हमने सिलेबस का स्ट्रक्चर देखा, कितनी फील्ड्स है, इतने इतने यूनिट्स है, इतने ब्लॉक्स है या इतने पार्ट्स हैं। तो ऐसे ही इतने लेवल्स है, इतनी फील्ड्स है या इतने, तो उस डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका आर्किटेक्चर किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, या उसमें सर्चिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या है, या उसमें इनपुट की टेक्नोलॉजीज़ क्या है, स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ क्या है। तो उनके बारे में आपको जो जानकारी प्राप्त होगी डेटाबेस आर्किटेक्चर में प्राप्त होगी। अब आगे हम बात करें इस यूनिट में, तो डेटाबेस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कौन कौन से ऐसे डेटाबेसेस है। तो अगर हम डेटाबेसेस के टाइप्स के नॉर्मल बात करें तो कैटलॉग भी एक हमारा डेटाबेस है कि जो हमारे लाइब्रेरी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोरेज करके रखता है कि हमारे पास कितनी बुक्स है, कितने जर्नल्स है, कितने सीरियल्स है। तो वो सारे एक कैटलॉग में हम डाल सकते हैं, मैगजीन्स कौन कौन से, तो उसका एक कैटलॉग या ओपेक है हम, या हमारा LMS। तो एक तरह से हमारे लिए वो डेटाबेस की तरह ही काम करता है कि हमारी बुक्स की सर्चिंग टेक्नोलॉजी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी, जैसे हम मार्क फॉर्मेट का यूज़ करके उसमें जो फील्ड्स फिल करते हैं, ये भी एक डेटाबेस का अप्रोच है कि किस तरीके से हम उसमें स्टोरेज करते हैं, किस तरह से हम उसमें रिट्राइवल करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। आप एग्रीकल्चर डेटाबेस की बात ले लीजिए, जो एग्रीस है वो भी एक एग्रीकल्चर डेटाबेस है, उसमें एग्रीकल्चर की सारी इनिस है जो कि एटॉमिक रिलेटेड, न्यूक्लियर रिलेटेड डेटाबेस है। ऐसे ही बहुत सारे डेटाबेस है जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड या पर्टिकुलर जो एरिया है उसकी डिटेल्स उसमें इंक्लूडेड होती है। तो आइए हम आगे बात करते हैं। यूनिट टू क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। जैसे हमें यूनिट से ही पता चलता है कि इस यूनिट में हमें डेटा स्ट्रक्चर, डेटा का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पता चलेगा। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन क्या कैसे होती है उसके बारे में पता चलेगा। या फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कि उसका डिज़ाइन कैसा है उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो आइए हम फर्स्ट बात करते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर की। तो डेटा का स्ट्रक्चर के बारे में इस यहाँ पे बात की जाएगी। देन फाइल्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, फाइल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सीरियल ऑर्गेनाइजेशन है या रैंडम ऑर्गेनाइजेशन है या रिलेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वन टू वन रिलेशन से ऑर्गेनाइजेशन है कहीं पर, तो उसको किस तरीके से अरेंज किया जाता है। जैसे कि हम लाइब्रेरी में, बस एक छोटा सा एग्जांपल से बात करते हैं कि लाइब्रेरी में हम जब बुक्स रखते हैं तो हम क्लासीफाइज कैटलॉगिंग कोड का या DDC का या किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम का हम उपयोग करते हैं, जिसके ज़रिए हम उसमें जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बुक्स है, उसको अरेंज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखते हैं। तो वैसे ही हम डेटाबेस में जो फाइल्स है, जो फील्ड्स है, उनको किस पैटर्न में अरेंज करें कि जब हम न्यू बुक या जो न्यू भी फील्ड हम क्रिएट करते हैं डेटा में, तो किस तरह से अरेंज हो जाए, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फर्स्ट ये कि हमें उस डेटाबेस को डिज़ाइन तो करना ही पड़ेगा कि उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, क्या चीज़ें हम इनपुट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या स्टोर करना है। आप मान लीजिए कैटलॉग है बुक्स के बारे में, हमें मेन चीज़ें ही इनपुट करना है। आप बहुत सारे जगह कैटलॉग देखते होंगे कि वो कुछ फील्ड्स इनपुट नहीं करते हैं, तो आप वो इनपुट नहीं करेंगे। जैसे कि हम क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड की बात करते हैं, तो क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड में
जो भी हमारे एरियाज़ होते हैं, पब्लिशर डिटेल्स, इम्प्रिंट इन्फॉर्मेशन को नहीं इनपुट किया जाता। तो इसी तरीके से हमें फिजिकल डेटाबेस का डिज़ाइन करना है कि उसमें जो हमें जो प्रॉपर्टीज़ या जो उसका स्ट्रक्चर देना है वो किस तरीके से देना है, उसकी चीज़ें क्या क्या इनपुट करें, क्या ना करें, और किन चीज़ों को हम मतलब एक्सपोर्ट करें। तो उसके बारे में हमें डिटेल जानने के लिए इस यूनिट को पढ़ना चाहिए। फाइल स्टोरेज एंड कॉन्सेप्ट, फाइल स्टोरेज किस तरह से होता है। कई हम देखते हैं कि जब हम फाइल सेव करते हैं हमारे फाइल इसमें, तो कई वो हमें ऑप्शन देता है कि आप कहाँ पे उसे सेव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें डेटाबेस में हमारी फाइल ऑटोमेटिक जब हम कोई एंट्री करें या कोई इनपुट डालें तो वो कहाँ स्टोरेज होगा, उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें चर्चा की जाएगी। इसी तरीके से आगे लिंक लिस्टेड या इन्वर्टेड लिस्टेड या बी ट्री, यह ऑप्शंस है कि किस तरीके से डेटाबेस का एक डिज़ाइन किया जाए कि उसमें स्ट्रक्चर किस तरीके से हो, एक से एक चीज़ें किस तरीके से कनेक्टेड हो। इन्वर्टेड जैसे कि हम हायरार्चिकल, मान लीजिए हायरार्चिकल मॉडल में हम लेते हैं कि 1 to 1, जैसे कि वीसी से लेके रजिस्ट्रार से लेके डायरेक्टर, ये एक हायरार्चिकल ऑर्डर। ऐसे ही लाइब्रेरियन से लेके डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो एक हायरार्चिकल है। बट वहीं अगर हम बी ट्री की बात करें तो बी ट्री भी यही है, एक तरीके से ऑप्शंस है कि लाइब्रेरियन, फिर 2 डिप्टी लाइब्रेरियन, फिर उसके बाद 2 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, उनके बाद सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। तो इसी तरीके से एक डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो तैयार किया जाता है कि उसमें कौन सी फील्ड कहाँ आएगी, कौन सी चीज़ें हम कहाँ इनपुट करेंगे, उसके बारे में इस यूनिट में चर्चा की जाएगी। तो आइए हमने बेसिकली जाना कि यूनिट 2 में जितना भी डेटाबेस स्ट्रक्चर है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन से, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। आइए हम यूनिट 3 की बात करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस के बारे में हमने आगे पढ़ा कि डेटाबेस क्या है, जितने भी डेटा है उनका कलेक्शन या स्टोरेज एक पर्टिकुलर ऑर्डर या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में किया जाए, तो जो कि इजी टू रिट्राइव हो। मेन उद्देश्य यही होता है डेटाबेस का। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या, उसी को जो डेटा स्टोरेज करते हैं, जहाँ पे जो सिस्टम होता है जो उसे पूरे डेटा को मैनेज करता है कि हाउ टू रिट्राइव, हाउ टू सेलेक्ट, हाउ टू इनपुट, हाउ टू आउटपुट, सारी चीज़ें जो उसमें होती है वो स्टोरेज कैसे करे से लेके कलेक्ट, रिट्रीव, सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो वो सिस्टम जो होता है उसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हम नॉर्मल बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इजी टू रिट्रीव हो, बैकअप हो, एक हमारे पास पर्टिकुलर बैकअप भी होना चाहिए उसका। कि इसी तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किए जाते हैं कि जो आसानी से यूज़र फ्रेंडली हो। फर्स्ट तो प्रायोरिटी यही है कि हम कोई सा भी अगर डेटाबेस, मान लीजिए कैटलॉग की ही बात करें, अगर वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा, यूज़र सर्च नहीं कर पाएगा, तो उस डेटाबेस का यूज़ क्या है। फर्स्ट तो यही है कि जब वो अगर कोई कॉमन मैन या कॉमन यूज़र आपका जिसके लिए आप बना रहे हो वो यूज़ ही ना कर पाए तो मतलब नहीं है। ऐसे डेटाबेस है। आर्किटेक्चर ऑफ अ डीबीएमएस, उसका आर्किटेक्चर किस तरीके से है, वो सारी डिज़ाइंस के बारे में कि उसका वहीं हमने स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर वहीं कि किस तरीके से उसे डिज़ाइन किया जाए, कैसे उसमें पूरी प्रोसेस हो, उसे क्या फॉलो करना पड़े रूट्स, वो सारा उसमें डिटेल आएगा। डाटा मॉडलिंग एंड डाटा मॉडल्स, उसके मॉडल्स क्या हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मॉडल्स क्या है। मॉडल्स में आप बात कर लीजिए कि जैसे हमने आगे बात की थी कि 1 to n रिलेशन या n to 1 रिलेशन, मैनी 1 to 1 या 1 to मैनी to 1, सारे रिलेशंस के आधार पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को तैयार करना आ गया। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब हम रिलेशनल RDBMS या DBMS, इसमें रिलेशनल वर्ड, रिलेशनल मीन्स जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इसमें हर चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे से रिलेशन में होगी, तो उनके बारे में चर्चा की जाएगी कि एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से किस तरीके से कनेक्टेड हो कि वो दोनों यूज़ में आ सकें। नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस के बारे में चर्चा की गई है कि डेटाबेस में किस तरीके से रिलेशन होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो कंप्यूटर की मदद से खुद जान ले कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब आप कंप्यूटर को कुछ चीज़ देते हैं इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैं वॉइस मॉड्यूलेशन या आई कांटेक्ट या किसी के जरिए उसे कुछ इनपुट देता हूँ, तो वो खुद अपने आप उस चीज़ को इवोल्यूट करके कि यूज़र क्या चाहता है उसे एक पर्टिकुलर बेस्ट सर्च रिजल्ट प्रोवाइड करे। एक्सपर्ट सिस्टम सेम, एक्सपर्ट सिस्टम में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हम किसी को इनपुट देते हैं वो उसे एनालाइज करके एक हमें एक्सपर्ट की तरह एडवाइस प्रोवाइड किया। ऐसे बहुत सारे सिस्टम अवेलेबल है, उनके बारे में इसमें चर्चा की जाएगी।
हम आगे यूनिट 4 की बात करें तो डेटाबेस सर्चिंग किस तरीके से होती है। सर्च, हम कोई चीज़ ढूंढते हैं, सर्चिंग वही है। इंफॉर्मेशन रिट्रेवल एंड डाटा रिट्रेवल। इंफॉर्मेशन रिट्रेवल, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से, आप मान लीजिए गूगल से कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं तो आप इन्फॉर्मेशन उससे रिट्रीव कर रहे हैं। ऐसे ही आप जब एक लाइब्रेरी के कैटलॉग को सर्च करते हैं, आप वहाँ से बुक रिट्रीव कर रहे हैं, या किसी डेटाबेस या किसी ई रिसोर्स डेटाबेस से आप जब कोई चीज़ सर्च करते हैं कि आपको पर्टिकुलर ऑथर के आर्टिकल चाहिए या पर्टिकुलर आर्टिकल चाहिए, तो वो आप उस डेटाबेस से आप वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं। मतलब आप अपने काम की चीज़ किसी डेटाबेस से लेते हैं, उसे इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल कहते हैं। कॉमन हम अगर बात करें तो डेटा रिट्रीवल की, तो डेटा भी वही है। डेटा, हम जब किसी चीज़ से कोई डेटा मांगते हैं, डेटा रिट्रीव हो क्या आता है डेटाबेस। सर्च हिस्ट्री, सर्च किस तरीके से किया जाए। हम कभी कभी बेसिक कॉमन सर्च, या हमें कुछ चाहिए, प्रेमचंद की बुक चाहिए तो हम प्रेमचंद सर्च किया, प्रेमचंद की बुक आ गई। गोदान सर्च किया, गोदान आ गया। तो एक कॉमन सर्च स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में इस सेक्शन में हम चर्चा करेंगे। कंपाउंड क्वेरीज एंड और इनके बारे में, बुलियन सर्च ऑपरेटर्स, और इनके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, जिनके जरिए हम हमारी जो सर्च टेक्निक्स होती है उनको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि मुझे गोदान बुक चाहिए ओनली प्रेमचंद की, तो आप उसमें क्वेरीज एंड और या नॉट, जो भी हमें हमारे रिट्रीवल के लिए ज़रूरी है वो चीज़ अगर डालते हैं तो आपको पर्टिकुलर वो चीज़ चाहिए तो मिलेगी, वो नहीं चाहिए तो मिलेगी, पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक में वो चीज़ मिलेगी। जैसे इन्फॉर्मेशन एंड रिट्रीवल, तो इन्फॉर्मेशन और रिट्रीवल दोनों की जानकारी उसमें प्राप्त होगी। तो आगे हम कीवर्ड ग्रुपिंग, कीवर्ड्स कैसे यूज़ करें, कीवर्ड्स को ग्रुप कैसे करें, एक कीवर्ड्स या 2 कीवर्ड्स आपको चाहिए तो वो कैसे, यही एंड और बुलियन ऑपरेटर्स के थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ट्रंकेशन, अगर कोई चीज़ आपको स्पेलिंग नहीं आती है, बाई चांस सभी किसी को नहीं आती, डेटाबेस की नहीं आती, अगर मान लो DATA मुझे आगे का नहीं पता, तो मैं एक्स्ट्रिक्ट मार्क लगा दूंगा, वो ऑटोमेटिक डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सारी चीज़ें वो रिट्रीव कर देगा। तो यही लिमिटिंग सर्च को लिमिट कैसे करें कि ज़्यादा ना हो, एक पर्टिकुलर ऑप्शन तक ही सर्च हो, वो चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। ट्रेंड्स इन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल की जाती है और आने वाले समय में क्या क्या ट्रेंड्स यूज़ में आएंगे, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट में आगे विस्तृत से आप पढ़ेंगे, आपको जानकारी सारी मिल जाएगी। तो हम जब फर्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं तो डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस के बारे में हमें सारी जानकारी इसमें दी जाती है, किस तरीके से डेटाबेस को बनाना है, किस तरह से उसमें सर्चिंग करना है, या किस तरीके से उसे यूज़ करना है, उसका आर्किटेक्चर क्या है। तो आप एक खुद डेटाबेस अपने हिसाब से क्रिएट करवा सकते हैं। जब आपका अगर IT आता तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ब्लॉक 2, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। Library automation refers to the use of computer to automate the typical process of libraries such as cataloging and circulation. Mainly nowadays तो सभी में आ गया है, एक्सेशनिंग सब में, बट बेसिकली लाइब्रेरी ऑटोमेशन यही कहा जाता था कि मोस्टली सर्कुलेशन और कैटलॉगिंग में यूज़ किया जाए। आजकल तो इससे सारी चीज़ें होती है, लाइब्रेरी की सारी प्रोसेसेस ILMS सॉफ्टवेयर्स या ऑटोमेशन के जरिए पूरी होने लगी है। In the process of library automation, a library makes the use of computer and other technologies to support its system and services. जो भी उसके systems है, support and services को support करने के लिए, कि वो जो services provide कर रहा है यूज़र को वो easily हो। इसमें ही ब्लॉक 2 में हम 3 यूनिट्स पे चर्चा करेंगे। हाउस कीपिंग ऑपरेशंस क्या क्या है यूनिट 5 में, एंड 6 में सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड फीचर्स, उसमें पैकेजेस फीचर्स क्या होने चाहिए, डिजिटाइजेशन कॉन्सेप्ट, नीड्स, मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स। अब तो हम आगे आइए इसी ब्लॉक में यूनिट 5 में चर्चा करते हैं कि यूनिट 5 हाउस कीपिंग ऑपरेशंस में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो हाउस कीपिंग ऑपरेशंस, हाउस कीपिंग से मतलब है कि हाउस कीपिंग जो इन हाउस एक्टिविटी या हम करते हैं, मोस्टली लाइब्रेरीज के हाउस कीपिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, एक्विजिशन, सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग, सीरियल कंट्रोल, ये सारे हमारे जो हैं क्या इन हाउस एक्टिविटीज़ है। रेफरेंस सेक्शन, ये सारी हमारी इन हाउस एक्टिविटीज़ है जो कि हम यूज़र को देते हैं और उन्हीं हाउस कीपिंग ऑपरेशंस को हम कंप्यूटराइज करते हैं। तो आइए हम फर्स्ट बात करते हैं, इसमें आपको सीखने को मिलेगा ओवरव्यू ऑफ लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशन। तो फर्स्ट तो आपको ये जानने को मिलेगा कि
हाउस कीपिंग ऑपरेशंस क्या क्या हैं लाइब्रेरी में, जैसे कि मैंने अभी चर्चा की कि एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि सर्कुलेशन क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, उनके बारे में। अब हिस्ट्रिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी का ऑटोमेशन 1970 से स्टार्ट हो चुका था कि जब हम कंप्यूटर का यूज़ लाइब्रेरी में करने लगे थे, तब से लाइब्रेरी आज तक 1970 जब कंप्यूटर का यूजेस लाइब्रेरी में स्टार्ट हुआ, कई लाइब्रेरीज इसका यूजेस, और आज तो आप देखिए कि लाइब्रेरी कंप्यूटर पे आ गई है पूरा। आप वर्चुअल लाइब्रेरी की हम बात करते हैं कि जिसके ज़रिए पॉसिबल ही नहीं है, अब हमारी लाइब्रेरी अगर स्पेस नहीं है तो भी लाइब्रेरी अवेलेबल है। आप बहुत सारी वर्चुअल लाइब्रेरीज़ के बारे में जानते भी होंगे। NDL हमारा एक प्रोजेक्ट है, वर्चुअल लाइब्रेरी ही अगर उसे कहा जाए, तो सारी बुक्स उसमें अवेलेबल हैं, जो कि वर्चुअली आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। इस यूनिट में आप आगे पढ़ेंगे कि कंप्यूटराइज्ड इक्विजिशन सब सिस्टम्स। अब इक्विजिशन के सब सिस्टम्स क्या हैं। अब आप इक्विजिशन प्रोसेस को याद करिए कि आप इक्विजिशन प्रोसेस में आपने थ्योरेटिकल में क्या क्या पढ़ा था, उन्हीं चीज़ों में बुक ऑर्डरिंग आप कंप्यूटर के थ्रू करेंगे, बुक परचेसिंग, बुक का वेंडर सिलेक्शन आप इसमें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर में आएगी कि आप किसी वेंडर को क्या देना है, उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस का कैलकुलेशन क्या है। आप इसमें ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर सेंड कर सकते हैं, ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ इक्विजिशन सब सिस्टम में आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटराइज्ड कैटलॉगिंग सब सिस्टम की। कंप्यूटराइज्ड कैटलॉगिंग सब सिस्टम में आप पढ़ेंगे कि कंप्यूटराइज्ड जो कैटलॉगिंग प्रोसेस है उसमें कौन सा मार्क फॉर्मेट या है ISB, जो भी फॉर्मेट यूज़ किया जाता है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। मार्क 2 या ACR2, मोस्टली तो हम कोहा या जो भी यूज़ करते हैं उनमें मार्क्स फॉर्मेट यूज़ होता ही है। तो मार्क फॉर्मेट में आप देखेंगे कि हमें कौन कौन से फील्ड रखना है, उससे भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि मुझे डेट नहीं देना है, डेट ऑफ परचेस, तो आप वो यूज़र को नहीं दिखा सकते हैं, तो आपको नहीं दिखाना है। आपको सब टाइटल नहीं लेना है तो नहीं लेना है। आपको जो फील्ड आपको उसमें मैनेज कर सकते हैं। हम कैटलॉग में जो फील्ड, उससे कहीं ज़्यादा फील्ड्स हमें मार्क फॉर्मेट में मिलती है, उनकी एंट्री कर देते हैं। आपको ऑटोमेटिक ओपेक में वो कैटलॉग विजिबल हो जाता है, तो यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। आप लिंक दे सकते हैं, सब कुछ सिस्टम कंप्यूटराइज्ड होने से सारी चीज़ें इजीली हो गई है। अब आगे हम बात करते हैं कंप्यूटराइज सीरियल कंट्रोल सिस्टम की। सीरियल्स आप जर्नल्स की बात करते हैं या मैगजीन्स की, जो एक पीरियोडिकल ऑर्डर्स में आती है। तो पीरियोडिकल ऑर्डर में आने की वजह से इसे सीरियल्स कहा जाता है, जो एक सीरीज़ में आती है। हमारे पास बुक सीरीज़ में नहीं आती है कि हम एक बुक आई है तो 2 दिन बाद और एक बुक आएगी, नहीं, ये नहीं होता है। सीरियल्स में क्या होता है कि आज अगर जैसे न्यूज़पेपर ही ले लीजिए, पर्टिकुलर पीरियोडिक ऑर्डर में आती है, तो इसलिए सीरियल कहा जाता है। और इनका कंट्रोल सबसे डिफ़िकल्ट होता है, और ये कंप्यूटराइज वर्ल्ड में थोड़ा ईजी हो गया है। पहले तो क्या आप एक आया है, मान लीजिए कि 1 महीने बाद की पीरियोडिसिटी है, कि 3 महीने की, क्वार्टरली है या ईयरली है, तो आपको मैनेज करने के लिए उसे रिमेंबर करना पड़ता था कि कब। बट आज कंप्यूटराइज में आप उसका डालेंगे कि जैसे डाला कि मैंने न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया कब आया है, डेली आता है, चलो ठीक है, तो आप डेली पे क्लिक करेंगे, आज आया है तो ठीक। तो ये इजीली प्रोसेस है। तो सीरियल कंट्रोल का भी प्रोसेस इजी है, और ये आप अपने यूज़र्स को भी दिखा सकते हैं कि हमारे पास कौन सी मैगजीन्स कौन सी डेट की अवेलेबल है, या कौन सा न्यूज़पेपर अवेलेबल है या नहीं है। और लोकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो हमारे न्यूज़पेपर एरिया में है या मैगजीन एरिया में है। तो ये चीज़ें इजीली हो गई है कंप्यूटराइज की। अब आगे हम बात करते हैं सर्कुलेशन सब सिस्टम की। सर्कुलेशन सबसे इजी टास्क है। पहले आप जब रजिस्टर से सर्कुलेशन करते थे, इशू रिटर्न ऑफ बुक्स मेनली सर्कुलेशन, तो जब आप इशू या रिटर्न करते थे आप उसका ID कार्ड चेक करते हैं या बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। बट आज कंप्यूटराइज वर्ल्ड में बारकोड सिस्टम से यूज़ होने लगा है। नाउडेज RFID का बहुत ही यूज़ है। RFID में आप कियोस्क के जरिए आपको अवेलेबल भी नहीं होना पड़ता यूज़र के लिए, वो स्वयं खुद ही अपने आप सेल्फ इशू रिटर्न कर लेता है। तो कंप्यूटर ने हमारी बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी है, सर्विसेज इजीली होती है। पहले इशू रिटर्न के लिए हमें यूज़र को लाइन में लगना पड़ता था, बट आज नहीं, वो आता है, सिलेक्ट करता है, अपना RFID कार्ड रीड करता है, बुक्स रखता है कियोस्क पे, इशू रिटर्न हो जाती है इजीली। तो उसे भी इजी, उसका भी टाइम बचत, हमारा भी टाइम बचत, और हमारा 4th लॉ भी कंप्लीट होता है। तो आइए हम यूनिट 6 की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड फीचर्स की बात की जाए तो 6 यूनिट में आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर पैकेजेस और उनके फीचर्स क्या होने चाहिए, क्या इम्प्लीमेंट हम करते हैं, तो उसमें वो चीज़ों के बारे में आपको विस्तृत से चर्चा। सॉफ्टवेयर तो आप जानते ही हैं। तो आइए हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट में आपको सेक्शंस में मिलेगा इवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। जो लाइब्रेरी का ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कोहा का आपने नाम सुना होगा,
स्लिम का सुना होगा, सोल फेमस है इन्फ्लुमेट के द्वारा, इसका नाम तो सुना ही होगा। तो इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनकी कैटेगरीज क्या है, फर्स्ट जनरेशन में कौन आए, सेकंड जनरेशन में कौन आए, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनका अपडेशन हुआ है कि नहीं। जैसे सोल का ही ले लीजिए, तो सोल आया, फिर सोल 1.0 आया, फिर 2.0 आया, तो इसी तरह नाउ डेज 3.0 है, सोल के 3 वर्जन्स आ चुके हैं। तो आप यही देखिए कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में किनका इवोल्यूशन हुआ है, तो उनके बारे में, हर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं जनरल फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। नॉर्मली हमें हाउसकीपिंग एक्टिविटीज़ जो नॉर्मली हम बात करते हैं वो सारे इसमें फंक्शंस में आते हैं कि हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू सर्कुलेशन कर सकते हैं, कैटलॉगिंग कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नाउडेज क्लासिफिकेशन मीन्स हम उसमें क्लास नंबर इनपुट करते हैं, कैटलॉगिंग प्रोसेस है, और ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी एक बुक अवेलेबल है तो उसका कैटलॉग हमें मिल जाएगा, हम उसमें एक कॉपी एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, हमें उसका पूरा कार्ड या पूरी एंट्री दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड होती है। इवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनके सारी चीज़ों के बारे में हम उसमें देखते हैं। ट्रेंड्स एंड फ्यूचर डायरेक्शंस, फ्यूचर डायरेक्शंस पे हमें क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके बारे में सारी चीज़ें चर्चा। कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे लिए यूज़फुल होगा, कौन सा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आप इसमें विस्तृत से चर्चा की जाएगी। आपको यूनिट 7 में मिलेगा डिजिटाइजेशन कॉन्सेप्ट, नीड्स, मेथड्स एंड इक्विपमेंट। डिजिटाइजेशन मीन्स क्या, किसी भी बुक या किसी की इसको डिजिटाइज करना, समझ रहा है। जो भी हमारे पास पुरानी बुक्स हैं वो लाइब्रेरी में एक समय के बाद ऐसी हो जाती है कि ख़राब होने की स्थिति हो जाती है या फट जाती है कुछ भी। अगर हम उन्हें डिजिटाइज नहीं करेंगे, जो ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तो वो आने वाली जनरेशन्स के लिए इन्फॉर्मेशन को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें उन बुक्स को डिजिटाइज करने की ज़रूरत पड़ी। तो वहीं की डिजिटाइजेशन का पर्पस क्या है, पर्पस है स्टोरेज, जो ओल्ड नॉलेज है उसको स्टोर करके आगे वाली जनरेशन्स को बढ़ाना, देना। तो उसी का 1%। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर डिजिटाइजेशन, मटेरियल का सिलेक्शन क्या किया जाए, किस मटेरियल को डिजिटाइज किया जाए। नॉर्मल की ओल्ड मैगजीन जो यूज़फुल है, जो नहीं है, जिसके ऑलरेडी हमारे पास अच्छी कॉपी, उसको ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमें जो ओल्ड जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मान लीजिए कोई रिसर्च, बहुत पुराना रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट रखा है, तो उन्हें डिजिटाइज करने की ज़रूरत, जिनकी कॉपीज़ और प्रिंट होना बंद हो चुकी है मोस्टली, वही स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन। इसके क्या स्टेप्स अगर हम मान लीजिए, तो डिजिटाइज हम नॉर्मल आप अपने ही डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट आप उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आप उसे स्टोर करेंगे, सेव करेंगे कहीं ना कहीं, उसको इंडेक्सिंग कहीं, मतलब इंडेक्स या अपनी फाइल फोल्डर में कहीं रखेंगे जिससे आप उसे ईजी सर्च कर सकें। यही सेम प्रोसेस आप किसी बुक के लिए करेंगे, तो सेम प्रोसेस उसमें आते हैं। उसके बारे में क्या प्रोसेस है डिटेल में आप चर्चा करेंगे। इनपुट एंड आउटपुट ऑप्शंस क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ डिजिटाइजेशन में कौन कौन सी स्कैनर की यूज़ किया जाता है, जो टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ किया जाता है। अगर आप स्टोर करके किसी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में रख रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर में अपलोड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ उसे रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। फाइल फॉर्मेट एंड मीडिया टाइप्स, उस जो आप कर रहे हैं उसका फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आप इमेज कर रहे हैं तो जेपीजी होना चाहिए, मान लीजिए एक एग्जांपल, आप क्या रखते हैं, जेपीजी जो फॉर्मेट रखना चाहते हैं। अगर आप एक वर्ड या बुक का कर रहे हैं तो उसको पीडीएफ फॉर्मेट रखना है, क्या रखना है वो आप उस चीज़ को फॉर्मेट में रख सकते हैं। या मीडिया टाइप क्या है, आप मीडिया टाइप मान लीजिए उसे सीडी में स्टोरेज कर रहे हैं, डीवीडी में स्टोरेज कर रहे हैं, या कौन से मीडिया है, प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन कहीं पे या किसी सॉफ्टवेयर में उसे रख रहे हैं, तो उसका, या इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में रख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट क्या है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। अब टूल्स ऑफ डिजिटाइजेशन के टूल्स के बारे में, या डिजिटाइजेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियोज़ का भी डिजिटाइजेशन किया जा सकता है कि अगर सीडी में है तो सीडी में जो है ऑडियो या वीडियो उसे डिजिटाइज करके हम कैसे सॉफ्टवेयर में लें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो इसी तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स क्या है उनके बारे में आपको पता चलेगा। इस चीज़ में सारे, इस यूनिट में आपको डिजिटाइजेशन रिलेटेड कि हम जो भी पुराना या ऑब्सोलेट मटेरियल है, जो भी ख़त्म होने की कगार पे, उसे कैसे हम सुरक्षित या स्टोरेज या सेव कर सकें, उसके बारे में आप इस पर्टिकुलर यूनिट में चर्चा की जाएगी। तो आज हमने 2 यूनिट्स इस ML2 104 में हमने 2 ब्लॉक्स के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने 7 यूनिट्स को पढ़ा।
पार्ट 1 में। 7 यूनिट्स में हमने फर्स्ट ब्लॉक में जो था कि डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में चर्चा की गई। उसके बाद हमने पढ़ा लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में हमने हाउसकीपिंग एक्टिविटीज़ किस तरीके से कौन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए उसके बारे में हमने बताया कि इस यूनिट में पर्टिकुलरली हम बात करें कि ML2104 में जो ब्लॉक 1 एंड 2 है उसमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा उसके बारे में हमने विस्तृत से आज चर्चा की है। और यही बेसिक चीज़ें आपको एक ओवरव्यू देता है कि आप इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस यूनिट में अवेलेबल है। तो हम आगे के लेक्चर में हमारे इसी 2 जो बची हुई यूनिट्स है उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यूनिट 3 जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज है उनमें कौन कौन से आपकी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी, और यूनिट 4 ये ब्लॉक 4 में इंटरनेट सोर्सेस एंड सर्विसेज के बारे में आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आभार।